कामयाब इंसान वो नहीं है जिसकी जवानी अच्छी है, कामयाब इंसान वो है जिसका बुढ़ापा अच्छा है। बुढ़ापा बता देते जवानी में ये कर क्या रहा था। एक इंसान जो पूरा साल दिन में 16-18 घंटे मुंह खाने से बंद करके रखता है, उसकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी बॉडी की, उसकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा होगी, हर वक्त उसकी मशीनरी बेस्ट पार्ट्स में होगी। सुबह उठते ही चिल पानी पिएं, ठंडा बर्फ़ पिएं, दैट इंक्रीजेज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय 30%। लेकिन वो ठंडा चिल पानी फ्रिज का नहीं होना चाहिए। आपको पता है फ्रिज में पानी रखने से एक्चुअली हीट स्ट्रेस बढ़ता है पानी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सहर चावला, जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो। और अच्छा, पहले तो जो है ना जी, इससे पहले कि हम फॉर्मल बात करें, एक बड़ी क्विक सी मुझे आप बताएं, मैंने 10 दिन में 10 kg वेट लूज़ करना है, मैं क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, उमर आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर एंड इफ़ यू हैव इनवाइटेड मी ओवर हेयर। अब क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम सोशल मीडिया पे भी वी आर वेरी वेल कनेक्टेड, तो आपको पता होगा कि मैं हर बारे में बात करती हूँ, बस मैं ये बात नहीं करती हूँ और इसके ख़िलाफ़ भी बोलती हूँ। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन हु इज़ प्रोपगेटिंग दिस नॉनसेंस कॉन्सेप्ट, 10 kg 10 दिन में लूज़ इज़ नो कॉन्सेप्ट. It is no, every body is different. Weight loss is an entirely different dynamics that is associated with your biomedical equilibrium. हर इंसान के जिस्म का biomedical equilibrium डिफरेंट है और हर इंसान के ऊपर वेट लॉस का डिफरेंट फ़लसफ़ा, डिफरेंट फ़िलासफ़ी अप्लाई होती है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर गंदम किसी के लिए शफ़ा है तो किसी के लिए सज़ा हो सकती है। हाउ कैन एवरी पर्सन हैव अ सिंगल वेट लॉस? मुझे जब भी कोई क्लाइंट आके उमर आफ्ताब साहब ये कहते हैं ना, मेरी शादी है या फ़लाने की शादी, बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स, हमारा इतनी देर में इतना वेट लूज़ करा दें, मैं कहती हूँ जी ये तो फिर बीमारी के साथ ही हो सकता है, अल्लाह से खैर मांगे, और वो भी किसी बहुत ही सख्त बीमारी के साथ हो सकता है कि आपका 10 दिन में 10 kg लूज़ हो जाए, बिकॉज हेल्दी तरीके से आपका इस तरह वेट लूज़ नहीं हो सकता। सिंस आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड एंड आई एम नॉट BSc MSc न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम अ डॉक्टर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, तो मैं उन सब लोगों को जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो इस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कह रही हूँ, स्टॉप स्प्रेडिंग दिस नॉनसेंस प्लीज़। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। लोगों को ये रेसिपी देना बगैर सोचे समझे कि कौन सी मासूम आवाम है जो सामने ये बात सुन रही है और वो ये कर जाएगी। डोंट डू दिस। बिल्कुल, क्योंकि देखे ना, यही मैं मतलब इर्द गिर्द ना वो तो दोस्त बैठे हों, अच्छा अक्सर कई बात में ये होगा कि अच्छा ये बस 10 दिन में 10 किलो ना मैंने तो लूज़ कर। अच्छा, ये वो लोग होते हैं वैसे बाय द वे जिनको आप 10 साल देखते रहे, तो वो 10 किलो लूज़ की बजाय उन्होंने 10 किलो गेन किया होता है, लेकिन बातें करने में वो हर वक्त यही होगा कि जी हमने जो है वो वेट लूज़ करना है। और मतलब मैंने जो ओवर द ईयर्स में, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी बेबी था, तो मैंने ओवर द ईयर्स जो अपने वेट के साथ देखा कि जब मैं 20s में था तो वेट लूज़ करना रिलेटिवली, एक्सरसाइज कुछ अर्सा की, डाइटिंग की, 30s में आके जब ख्याल एक दफ़ा बढ़ा, फिर कम करना था तो पता लगा वो ये तो थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, 40s में आके तो पता लगा कि नहीं अब तो शायद कुछ 3 गुना ज़्यादा एफर्ट। तो वो एज के साथ भी आई थिंक कि मेटाबॉलिज्म या कुछ सो मतलब ये कि वो मतलब चेंज हो जाता है आपकी बॉडी, आपका शायद मतलब है वो, और फिर शायद एज के साथ उतनी आप एफर्ट भी नहीं कर सकते। जो मुझे लगता है जो 20s में पागलों की तरह दौड़ी जाओ, करी जाओ, और फिर अब 40s में आके मतलब वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। एक तो 25 के बाद आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड, वो एक बहुत बड़ा धक्का खाती है, बहुत ज़ोर से नीचे आती है। 30 के बाद अगला बड़ा धक्का, 35 के बाद अगला बड़ा धक्का जो अभी मुझे लगा है, और फिर अगेन 40 के बाद एक और बड़ा धक्का। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, हर एक को होता है, आई एम श्योर, कि 5 साल पहले जितनी देर में इंचेस लूज़ होते थे वो नहीं हो रहे, और कुछ अब कभी भी उतने नहीं होते। एक तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सर्टन जवानी क्या चीज़ है। जवानी है फैट कम और मसल ज़्यादा होना। मैं आपको मसल और फैट की ज़बान में जवानी और बुढ़ापा बता रही हूँ। फैट और मसल, बुढ़ापा किसको कहते हैं? फैट ज़्यादा हो जाना और मसल कम हो जाना। सम अमाउंट ऑफ इट इज़ इनएविटेबल। ये लोगों को अपनी नफ्सियात नॉर्मल रखने के लिए जानने की ज़रूरत है कि कुछ हद तक आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आपकी कमर चौड़ी होगी अब आपने 35-40 क्रॉस किया है तो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी में अब लाइपोजेनेसिस
ज़्यादा और मसल सिंथेसिस उसका एनाबॉलिज्म कम है। बट अपने आप को बिल्कुल वो हालात के हवाले कर देना कि लेट इट बी, लेट इट गो, ये वो लोग हैं फिर अल्लाह ना करे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एप्पल शेप बॉडी, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट भी नीचे जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग धक्का खाता है 30-35 के बाद। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्टमक एसिड बनाना कम कर देता है। स्टमक एसिड बनाना कम करता है, प्रोटीन डाइजेशन इम्पेयर होती है आपके पास, और वहाँ से आपके पास सारी वो मैल एब्जॉर्प्शन और फिर मोटापा और न्यूट्रिएंट्स की कमी स्टार्ट हो जाती है। अगेन सम अमाउंट ऑफ विच इज़ इनएविटेबल एंड सम अमाउंट ऑफ विच कैन बी अवॉइडेड, जिस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं कैसे। सो अब मसल को कंपैरेटिवली आप एजिंग को हरा नहीं सकते, यू कांट गो अगेंस्ट नेचर, नन ऑफ अस कैन। लेकिन कंपैरेटिवली मसल सिंथेसिस को बूस्ट करने का क्या तरीका है? अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखने के साथ, पीपल हु हैव फॉर्चुनेटली अ गुड जेनेटिक्स, बिकॉज हर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, इवन के हफ्ते में 3 दिन भी, या हिट हाई इंटरवल ट्रेनिंग, या आप हल्के फुल्के वेट लिफ्ट करते हैं, ये कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव कार्डियो करें, तो वो आपके मसल को एक स्टिमुलस देता रहता है मसल सिंथेसिस बूस्ट करने का। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, अब देखें कोई मशीन, मैं अगर गाड़ी लेती हूँ 5 साल पहले, तो 5 साल अगर मैं उस गाड़ी का ख्याल नहीं करती हूँ तो पहले 5 साल में वो शो नहीं होगा। वो कब शो होना शुरू होगा? जब मेरी गाड़ी 8-9 साल पुरानी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं अक्सर ये कहती होती हूँ कि कामयाब इंसान कौन है? कामयाब इंसान वो नहीं है जिसकी जवानी अच्छी है, कामयाब इंसान वो है जिसका बुढ़ापा अच्छा है। बुढ़ापा बता देते जवानी में ये कर क्या रहा था, बिकॉज जवानी सबकी अच्छी होती है। ठीक है ना। अब 20-25 साल की उम्र में बात ये नहीं होता कि 40 में एनर्जी कम होगी, बात ये हो गया कि गाड़ी को डैमेज इतना हो गया, असूल इतने ख़राब थे कि नाउ इट इज़ टू लेट टू मेंट, इट इज़ टू लेट टू पुट इन एफर्ट। इस बात में मैं लोगों को बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूँगी। आप 40s की एज में भी हाँ एनर्जी नीचे जाती है, सम अमाउंट ऑफ इट गोज़ बैड, लेकिन अगर आपने अपनी मशीन को कम नुकसान पहुंचाया हुआ है तो डैमेज भी कम होगा और आपका स्टेमिना भी ऊपर होगा एज कम्पेयर टू योर पेयर्स। अच्छा, अभी एक और जो चीज़ जो जनरली मतलब है वो बहुत ज़्यादा होती है घरों में भी, फैमिली में, दोस्तों में। अब कुछ लोग होते हैं वो आप देखते हैं वो खाती जा रहे हैं और वो मतलब वो देखें तो उनको लगता ही नहीं है, वो लगता है शायद भूखे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं बट वो मतलब बहुत मोटे ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहन भाइयों में भी मतलब होता है, फ्रेंड्स में भी। अब मैंने कई ऐसे दोस्त हैं, अब खाने में बैठे, अगर मैंने शायद 2 लुक़मे लिए हैं, वो शायद मेरे ख्याल है मेरे से कुछ 4 गुना खाएंगे, लेकिन उनको देख के कभी लगता ही नहीं, वो लगता है शायद वो। तो ये मतलब क्या एक लेमैन कैसे समझे? ये भी 3-4 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स आ जाते हैं। फैमिलीज़ हैव अ बॉडी टाइप, फैमिलीज़ हैव अ टेंडेंसी। लेकिन नॉर्मली जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारी फैमिली में मोटापा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, आपकी फैमिली में गंदी आदतें हैं, तो फ्रेंड मत होइएगा। यानी पीछे भी गलत आदतें थी तो अभी भी गलत आते हैं, तो अम्मा अब्बा भी मोटे थे और आप भी मोटे हैं, बट सम पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू। बाकी रीजंस की तरफ भी आती है जेनेटिक्स। दूसरी चीज़, मेजर आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं जो आपकी इस बात की टेंडेंसी को डिटर्मिन करते हैं आप कितना वेट पुट ऑन करेंगे कितना नहीं, और ये आपकी हंगर को भी कंट्रोल करते हैं। वन ऑफ देम इज़ इंसुलिन, जो मैं अपने चैनल के थ्रू भी, अब तो मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग आके मुझे इंसुलिन बोलते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा माशाल्लाह लोगों को ये लफ्ज़ सिखा दिया मैंने, इंसुलिन। और दूसरा आपके पास थायराइड हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी क्रेविंग ज़्यादा होंगी, खाना आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इंसुलिन हमारा वो हार्मोन है जो बॉडी में तब किक इन करता है व्हेन वी टेक फूड, एंड इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ पंपिंग ग्लूकोज इनटू, चलो तुम मसल में जाओ, चलो तुम फैट में जाओ, अपना काम करो। जिसका वो ताला अच्छा नहीं होगा इंसुलिन के ग्लूकोज को रास्ता अंदर भेजने वाला सेल्स में, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से डायबिटीज़ की भी शुरुआत होती है। ऐसे बंदे की क्रेविंग ज़्यादा होती हैं। फिर इसके साथ साथ ऐसे लोगों में लेप्टिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। लेप्टिन हमारा वो हार्मोन है जो ये डिटरमाइन करता है कि क्या हमारी सेटाइटी, हमारे जो सेटाइटी सेंटर है ब्रेन में, भूख पूरी हो गई है, मेरा पेट भर गया है, हंगर सेटिस्फाइड है। जो लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट होते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। एंड द सेकंड हार्मोन जो आपका ये वेट और आपका डाइजेशन डिटरमिन करता है, इवन कि आपका टेम्परामेंट, मेंटल टेम्परामेंट भी, दैट इज़ अ थायराइड हार्मोन। पीपल हु आर ऑन द लोअर रेंज ऑफ थायराइड हार्मोन, ये जब क्लाइंट्स कहती हैं ना इस बात को, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सही कह रही होती हैं कि हम पूरा दिन सिर्फ पानी पीते हैं और उनका इतना इतना वेट है। दे आर राइट, झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। जिसका थायराइड हार्मोन हाइपो एक्टिव थायराइड होगा उसके साथ तो ये होना है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बात नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस।
Nobody talks about mental stress. Chronic times of stress, and stress आपका जो gland regulate करता है आपके stress को, that is adrenal gland located each on the top of your kidney. अब ये cortisol निकाली जा रहा है, stress हार्मोन निकाली जा रहा है, निकली जा रहा है. इतने साल स्ट्रेस ले लेके adrenal gland fatigue में चला गया और cortisol ख़त्म हो गया. Adrenal fatigue के जो patients होते हैं, they have these big bellies, they have these big buttocks, they have these big pouches, under their abdomen, because excessive cortisol is associated with hyperglycemia. It is associated with abdominal fat deposition. मैंने एक बार अपने एजुकेशन व्लॉग किया था अपने चैनल पे, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ बेली फैट्स बताई थी. एक आपके पास थायराइड बेली होती है, यानी एक मोटापा जो थायराइड की वजह से होता है. एक ओवरी बेली होती है औरतों में, ये जो एस्ट्रोजन ऊपर नीचे जाने की वजह से, वो डिफरेंट मोटापा होता है. एक आपके पास एड्रीनल बेली होती है, यही आपके पास स्ट्रेस वाली. और एक आपके पास मेटाबॉलिक बेली होती है, ये डायबिटीज़ वाली, ब्लड प्रेशर वाली. If a patient sits with me for 15 to 30 minutes, I am able to diagnose ये किस टाइप का मोटापा है और फिर उस टाइप का इलाज. इसलिए 10 दिन में 10 किलो इज़ नो सच थिंग. ये आपने मेंटल हेल्थ की बात की है, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ थोड़ा सा चैलेंज बन रहा है. तो अब ये भी कोई एग एंड चिकन टाइप सिचुएशन नहीं है कि आया हमारी जो फूड और हैबिट्स हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब इफ़ेक्ट कर रही हैं, या हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है और हम उससे शायद गलत फूड खाने की तरफ जाते हैं. बड़ा एक खूबसूरत सवाल है ये. सो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज, जिस पे मैं बहुत बात करती हूँ, गट ब्रेन एक्सेस. नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, हमें जो फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है डॉक्टर्स को, तो उसमें कहा जाता है 2 टाइप के आपके नर्वस सिस्टम है. एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तीसरा नर्वस सिस्टम भी है. एंड दैट नर्वस सिस्टम इज़ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम. एंटेरिक का मतलब होता है गट. और वो नर्वस सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? वो मेरी आंतों में लोकेटेड है. देर इज़ अ नर्व कॉल्ड एज वेगस नर्व, जिसका काम ही यही है कि वो दिमाग को गट के साथ कनेक्ट करती है. आपको पता है आपका 90% सेरोटोनिन, बाय द वे सेरोटोनिन इज अ हार्मोन जो आपका इमोशन, आपका मूड, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी हंगर, आपकी स्लीप साइकिल, आपकी सेक्सुअल एपिटाइट, इन सब चीज़ों को सेरोटोनिन कंट्रोल करता है. पता है 90% कौन बनाता है? गट का बैक्टीरिया बनाता है. अब बताएं, जिसका गट का बैक्टीरिया ख़राब होगा उसके ये सारे फंक्शन गए, उसकी मेंटल हेल्थ गई. ये गट का बैक्टीरिया कैसे ख़राब होगा? ये गट का बैक्टीरिया हमारी हैबिट से ख़राब होगा. सो आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेल, कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेंगे, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड लेंगे, आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं होंगे, आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स नहीं होंगे. प्रोबायोटिक्स वो खाने हैं जो गट के गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोबायोम को बूस्ट करते हैं. तो क्या होगा? यू विल हैव अ डिस्ट्रेस मेंटल हेल्थ, नॉट बूस्टिंग और एनीथिंग. उमर साहब, मेरे पास माशाल्लाह इतने पेशेंट्स आते हैं. क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ अ थिंग एंड देन देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दैट. लेकिन मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं गट के मिसडायग्नोज्ड एज केसेस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, जिनकी माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाए हैं गट का इलाज करके. मैं यहाँ पे डिमीन नहीं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को, और क्लिनिकल और इडियोपैथिक डिप्रेशन डिफरेंट होती है. अगेन वो एक काबिल और एक जिम्मेदार डॉक्टर का काम है कि वो डिफ्रेंशिएट करे कौन सा गट की वजह से हो रहा है और कौन सा एक्चुअल डिप्रेशन है. अच्छा, इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ जो एक बड़ी फ्रेज है, मतलब लोग हम जनरली जैसे वो लेमन में होता है ना कि इसका दिमाग पेट में है, इसका मतलब वाकई बिल्कुल सही है, दिमाग पेट में है, बड़ा ताल्लुक है, दिमाग पेट में है. और मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं गट के, उनकी प्रॉपर, क्योंकि जो मेरे पास मंथली पैकेज में एनरोल होते हैं उनकी तो मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. प्रॉपर जिन दिनों उनकी गट की एसिडिटी और उनकी तबीयत वगैरह इस तरह से ख़राब होती है, उन दिनों वो बेड से नहीं उठते, उनको उन दिनों उनका मूड भी लो होता है. इवन पीपल देयर लिबिडो डाई बिकॉज ऑफ अ बैड गट. दिस इज़ हाउ. इसी मैं अक्सर ही कहती हूँ, वो एक बड़ी फेमस ब्रांड का स्लोगन है ना, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग. तो मैंने अपने डॉक्टर साहर चावला के पेज पे लिखा हुआ है गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक्चुअली इट्स द गट दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, यू नो. वो जैसे कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट. तो ये जो हमारी जो ईटिंग है, ये फिर हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है. और क्या आपको अच्छा जनरली ट्रेंड क्या लग रहा है? क्योंकि मतलब ऐसे नहीं लगता कि हम बात तो बहुत करते हैं हेल्दी वेलबींग, बड़ा आजकल बज़वर्ड्स हैं ये, लेकिन अगर आप जनरली लोगों को आप किसी बाहर ईटिंग प्लेस पे जाएं या शॉपिंग मॉल में जाएं, तो लगता है ऐसे कि हर बंदा ही जंक और ऐसी फूड खा रहा है जो हेल्दी नहीं है. मैं पता है अक्सर ही कहती हूँ कि हमारा जो बचपन था वो कंपैरेटिवली बहुत फॉर्चुनेट था, बिकॉज मुझे याद है कि मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी जब फास्ट फूड का एडवेंट स्टार्ट हुआ था इन माई कंट्री. और उससे पहले 1990s में अमेरिकन जंक फूड इंडस्ट्री उनको प्रोब कर चुकी थी अच्छी तरह, लेकिन पाकिस्तान में ये तब
तब स्टार्ट हुआ था व्हेन आई मस्ट बी 13 और 14, तो हमारी आदतें उस तरह पक्की नहीं, हम उससे निकल गए। हमने अपने बचपन के नाश्ते नगेट्स के नहीं किए, न्यूटेला पैनकेक्स के नहीं किए हम लोगों ने अंडे शामी के किए हैं, पराठे के किए हैं, हमने लस्सी के किए हैं, और हम कंपैरेटिवली बच गए उस टाइम जब, बिकॉज आपको पता है इस फूड में, जंक फूड में एबिलिटी होती है आपके सेल के डीएनए को जाके मॉडिफाई करने की और उसमें इस तरह की म्यूटेशंस पैदा करने की कि 30s और 40s में आप में ज़्यादा टेंडेंसी और प्रोपेनिसिटी हो मेटाबॉलिक डिजीजेस की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की। हम लोग बच गए कंपैरेटिवली बिकॉज हम 20s में थे जब जंक फूड। अब की जो जनरेशन है, मैं कहती हूँ थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जिस तरह मतलब एक डिजिटल एरा का ज़्यादा इन्वेंट करना एक ब्लेसिंग भी है, ठीक है, और उसी तरह एक थोड़ा सा चैलेंज भी है नेसेंट माइंड्स के लिए। उसी तरह इतने सारे जंक फूड ऑप्शंस, इतने सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस, एंड यू नो दे आर विद इन योर बजट। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग इन द जंक फूड कैटेगरी दैट अ स्टूडेंट कैन अफोर्ड। हर वक्त उसकी जेब में इतना तो होगा कि एंड देन यू नो इट इज़ रेडिली अवेलेबल, इट इज़ आउट देयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लैक ऑफ अवेयरनेस। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशनल सेशंस करती, हमारी भी एक ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री सेशन पे बल्कि मुलाकात हुई थी, वो भी मैं इसी तरह अवेयरनेस के लिए मैं आई हुई थी। इसीलिए करती हूँ कि किसी के माइंड में तो क्लिक करेगा, क्योंकि ये इंसानी नेचर है। आप किसी बात की तस्दीक तब करते हैं जब आप उसको तस्लीम करते हैं। मैं अक्सर, मेरे पास जो माएँ आती हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनको कहती हूँ आपके बच्चे को जाके स्कूल में बच्चों को रोकना चाहिए कैफेटेरिया में कि नो दिस इज़ अनहेल्दी, ये मत खाओ। ये तरबियत उनको कौन देगा? ये आप देंगी। हम जंक फूड चेन्स खुलने से अब नहीं रोक सकते, ये अंदर तक गड़ गई हैं इस सिस्टम के, लेकिन हम अपने बच्चों को तो तरबियत दे सकते हैं ना। वो कब होगा? जब माँ को पता होगा ये चीज़ कितनी ख़राब है। माँ खुद रात के 1 बजे बैठ के बर्गर की डिलीवरी खाएगी तो वो बच्चे को सुबह। अच्छा, ये भी बल्कि अब ये जो डिलीवरी सिस्टम है और ये जो लेट नाइट जंक फूड है, मतलब मुझे कभी ऐसे लगता है कि रात को ऐसे घर के बाहर वॉक करो ना तो हर तीसरा मोटरसाइकिल इज डिलीवरी। तो ये जो एक तो जंक फूड, ऊपर से वो लेट नाइट, तो ये तो फिर डिजास्टर नहीं है हेल्थ के लिए। और फिर आफ्ताब साहब देखिए, किसी भी चीज़ की मार्केट डेवलपमेंट का क्या असूल है? सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड है तो सप्लाई है। जब डिमांड दिन रात रुक ही नहीं रही है तो सप्लाई कैसे रुकेगी? एंड द मार्केटिंग इंडस्ट्री इज़ सो इनसेन। आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉइंट्स और सबके जो सबसे बड़े कोलैबोरेटर्स हैं वो जंक फूड इंडस्ट्रीज हैं, एंड दिस जस्ट कांट गो अवे। लेट्स बी रियलिस्टिक. This will not go away. The only thing that can be introduced to counter it can be the educational awareness campaigns on an equally massive scale. मतलब जितनी बड़ी एडवर्टिजमेंट कोल्ड ड्रिंक की हो रही है ना, उतनी बड़ी एडवर्टिजमेंट जंक फूड की हेल्थ हैजर्ड्स की होगी ना, तो ये जाके बात रुकना शुरू हो गई तब। अच्छा, ये बताएं कि जनरली हमारी लाइफ में अब डिप्रेशन, एंग्जाइटी मतलब इनबिल्ट ही ऑलमोस्ट हो गया ना कोई चीज़। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजली महंगी हो गई है, बिजली आ नहीं रही है, गैस का बिल आया पता लगा जी वो हो ये तो अब ये कि हम कोई ऐसी बहुत एक लेमैन के लिए कोई फूड की ऐसी चॉइसेस हैं जिनसे कि हम अपनी कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रख सकें। एब्सोल्युटली। डिप्रेशन एंग्जाइटी पे मैं बात कर रही थी प्रोबायोटिक्स की। अगर हम अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करें, आपको पता है एक लेमैन कौन सा प्रोबायोटिक अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकता है जो गट के गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करे? घर का बना हुआ अचार। घर का बना हुआ अचार इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक। ये आपके गट के गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करता है। दूसरी चीज़, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। ACV आपके पास एक तीर से कई सारे शिकार करता है। एप्पल साइडर विनेगर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक। एप्पल साइडर विनेगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, जिस पे हम बात कर रहे थे, शुगर क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है, बेली फैट आपका बर्न करता है, और फिर मैं आपको बता रही थी कि 30-35 के बाद आपका स्टमक एसिड कम हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर everyone after the age of 30-35 should start consuming 2 to 3 drops before breakfast in a glass of water. Boost your stomach acid. मैंने इनफैक्ट जो अपनी भी ब्रांड लॉन्च किया होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला, मैंने अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ एप्पल साइडर विनेगर भी लॉन्च किया है, बिकॉज एवरीबडी बियॉन्ड द एज ऑफ 35 शुड हैव देम ऑन देयर साइड टेबल। लाइक अब ये चीज़ें तो एक लेमैन इंक्लूड कर सकते हैं ना। डार्क चॉकलेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक। अगर आप डार्क चॉकलेट का एक क्यूब रोज़ खा लेते हैं, अभी दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। अभी मैं फैंसी प्रोबायोटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सावरक्रॉट, किमची, केफीर। मैं वो बात कर रही हूँ जो एक
रेगुलर बंदा भी यूज़ कर सकता है। कॉटेज चीज़, घर का बना हुआ पनीर इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। अब इतना ज़्यादा मेल मार्केटिंग में इसको कहूँगी वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री की है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। हमने जो हमारे ओरिजिनल हेल्दी चीज़ें थी, जो देसी घी था, उसको हमने छोड़ के उसके ख़िलाफ़ इतनी गलत मार्केटिंग की गई है। और ये सारी पूरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन का एक पूरा वो कहते हैं ना पर्दाफाश हुआ था कि उनकी एक कोलैबोरेशन थी ये सारी वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के साथ, जिसकी वजह से देसी घी और सैचुरेटेड फैट को बदनाम किया गया। हालांकि एनिमल फैट इज़ सो गुड कि दिल की बीमारियां करती है, ब्लड प्रेशर करती है। असल में यही चीज़ें आपको दिल की बीमारियों से बचाती हैं। और ये जो चीज़ें आपको दिल की बीमारियां करती हैं, दीज आर द रिफाइंड प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स। रिफाइंड शुगर के बाद सबसे बड़ा ब्रेन किलर अगर मैं किसी चीज़ को कहती हूँ तो मैं वेजिटेबल ऑयल को कहती हूँ। अच्छा, ये बल्कि मैंने तो मतलब ये सवाल भी आपसे करना था कि मतलब ऑयल के हवाले से ये जो मिसकंसेप्शन के पहले हम देसी घी इस्तेमाल करते थे, तो वो जब मतलब हम बड़े हो रहे थे पता लगा नहीं देसी घी नहीं इस्तेमाल करना, अब एकदम जो है ना जी वो डब्बे वाले आ गए और उसमें भी होते होते क्या क्या कुछ, अब अचानक अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी ये तो बहुत नुकसानदेह हैं, ये तो उल्टा आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। अब फिर से बटर ऑयल और देसी घी, तो ये मतलब ये इसने जो और फिर अच्छा ऐड जितने जो घी के हैं कि जी वो दिल आपका बेहतर कर रहा है, तो दिल को वो हाथों में लेके बैठे। इनफैक्ट मैं जो अपने फेसबुक पे लाइव सेशंस करती हूँ उसमें मैं कहती हूँ जहाँ मामता वहाँ ये नहीं, जहाँ मामता वहाँ देसी घी। जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मुझे 4 साल हो गए हैं वेजिटेबल ऑयल के अगेंस्ट बात करते और प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करते अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट वेजिटेबल ऑयल्स। मैं 2020 से इस बारे में बात कर रही हूँ। जितने भी सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑल ऑफ देम आर हैजर्डस फॉर हेल्थ। इनमें जो आपके पास फैटी एसिड्स होते हैं, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट करने के लिए कहती हूँ, दोज आर पॉलीअनसैचुरेटेड, पूफा, यानी वो फट जाएंगे। उनमें एबिलिटी ही नहीं है हीट को बर्दाश्त करने की। एक चीज़ का स्ट्रक्चर जिसमें स्टेमिना ही नहीं है कि वो हीट को विदस्टैंड कर सकते हैं, उसमें आप पका कैसे सकते हैं? अब देसी घी में आप क्यों पका सकते हैं? देसी घी, याद रखिए, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। देसी घी इज सैचुरेटेड फैट, उसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया होता है कि उसमें वो कड़ी नहीं होती है, वो बॉन्ड नहीं होता जिसको तोड़ के हीट का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंदर एंटर हो सके। जब वो टूटेगा ही नहीं तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? फिर देसी घी की एक और ज़बरदस्त बात ये होती है कि इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन ए, डी, ई एंड के। आपके पास ये 4 विटामिन्स हैं जो आपकी विजन के लिए, आपकी रेस्पिरेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी सर्कुलेशन के लिए, विटामिन ए, डी, ई के जिसका ना उसका ये सब कुछ छोड़ जाए। आपको पता है कि चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल है और आप गुड फैट से दूर भागते हैं। देसी घी ना सिर्फ इन फैट्स को जिसमें जज़ब होने में हेल्प करता है बल्कि इन चारों में रिच भी है। इनफैक्ट मैंने अपना भी 100% ऑर्गेनिक काउ देसी घी लॉन्च किया है और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि अगर ये ख़राब होता तो डॉक्टर सहर क्यों निकालती देसी घी। सो देसी घी इज़ द बेस्ट वे टू गो। इनफैक्ट जितने लोग दिल के मरीज़ हैं, जितने लोग मेरे फादर दिल के मरीज़ हैं, मैं घर में उनके लिए देसी घी और कोकोनट ऑयल दोनों ही मेरे अपने, नारियल का भी तेल मैं उनके लिए यूज़ करती हूँ, मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। देख लें, कोई मोटी नहीं हूँ। इट डज़ नॉट मेक यू पुट ऑन वेट। इनफैक्ट आप अपनी डाइट में जितना हेल्दी फैट रखेंगे, फैट आपके इंसुलिन स्पाइक्स होने ही नहीं देती, आपका वेट ही नहीं पुट ऑन होता। अच्छा, एक अब ये ऑयल की बात हो रही है तो मतलब जैसे ऑलिव ऑयल पे बहुत बात होती है, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले कोई ऐसे मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो तो वीडियो में वो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि नहीं जी ये तो ऐसे ही ओवर रेटेड है ऑलिव ऑयल, ये तो कोई इसका इस तरह का फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कहती हैं कि ऑलिव ऑयल का बहुत फ़ायदा है उमर आफ्ताब साहब। ऑलिव ऑयल हैज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जितने भी आपकी सनफ्लावर वगैरह ऑयल है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है यानी ये वो, और सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। मोनो वो है जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता। ऑलिव ऑयल इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी। ऑलिव ऑयल में इतने सारे पॉलीफिनॉल्स, इतने सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। वेरी गुड फॉर वेट वॉचर्स, वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ। इट इज़ एन एब्सोल्यूट एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने कुकिंग करनी है वो देसी घी में इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने सैलड्स और सौते करना है दे कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। डीप फ्राई के लिए मैं देसी घी रिकमेंड करती हूँ बिकॉज देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर है। हाई हीट डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकती है। बाकी ऑलिव ऑयल इज़ एब्सोल्युटली अ गुड इन्वेस्टमेंट, शुड बी बॉट। ये नहीं, जब लोग कहते हैं कि कुछ किसी को कीटो का साइड इफ़ेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि उसने मतलब खुद अपने तौर पे ही ये शुरू कर दिया ना, उसने प्रॉपर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लिया। अच्छा, एक चीज़ और आपने जो भी बात की ना वो एकदम वो कुछ बेल साउंड की कि
ठंडा और गर्म तासीर, क्योंकि अब जो लेटेस्ट मतलब आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो वो तो इस बात को नहीं बिलीव करते कि कोई ठंडा गर्म होता है, तो मतलब यू आई टोटली बिलीव, मैं इस पर ट्रीट करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपने डायग्नोसिस में ये कहती हूँ कि ये कोल्ड स्ट्रेस का पेशेंट है, यानी इससे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, और ये हीट स्ट्रेस का पेशेंट है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी और 3 महीने लगे हमें उनको मूंग दाल का पानी, सफ़ेद चावलों का पानी, गंदम का पानी दे के, और उनका रेड मीट भी छुड़वाना पड़ा, बैंगन वगैरह, ये नाइट शेड्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें छुड़वानी पड़ी, और फिर उनकी हीट स्ट्रेस नीचे आई। और जो हीट स्ट्रेस वाले लोग होते हैं इनकी बड़ी टिपिकल मेडिकल साइंस भी होते हैं। देयर चीक्स दे आर रेड एंड फ्लश्ड, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा लूज होता है। अदर देन दैट दे हैव दिस ब्रोकन स्टूल, दे डोंट हैव अ गुड बाल हैबिट, दे हैव अ ग्रेट अर्जेंसी टू गो टू द वॉशरूम, और मोर ओवर इनका एंगर और टेम्परामेंट भी हाई होता है। दिस कंडीशन इज़ हीट स्ट्रेस। आप एक बार चाइनीज़ मेडिसिन में गौता लगाए ना, तो फिर एक तो पहले इतने सारे दिन लग जाते हैं आपको उनकी वो लैंग्वेज समझने में कि वो यिन किसको कह रहे हैं, यांग किसको कह रहे हैं, की किसको कह रहे हैं, यू नो। बट वंस यू आर देयर एंड वंस यू स्टार्ट categorizing your patients like this, it actually starts working out. But ये again कोई layman I don't think so कर सकता है। somebody who has a medical, because I have a medical knowledge, medical background, post grad PhD मेरा सब है ही biochemistry में, तो it makes me very easy to connect the dots from there कि yes. आपने गंदम की भी बात की। अब गंदम में मतलब हम क्योंकि रोटी मतलब हमारे यहाँ एक वो है ना, तो रोटी स्टेपल है जी, खाते हैं, तो अब रोटी में मतलब अब ज़्यादा इस्तेमाल से फिर शुगर का उसका लिंक, तो मतलब रोटी खाना जो है और शुगर का इसका क्या, आप इसको कैसे इसको बताती हैं कि? अच्छा, पर्सनली आई बिलीव कि आफ्टर द एज ऑफ 30 सबको ही अपने ग्रेन्स कम कर देने चाहिए, और आई विल नेवर बी एबल टू गेट पीपल जो दिन में 3 या 4 रोटियां खा जाते हैं। इतनी भूख लगती कैसे है, चाहे आप कितना भी काम करें, आई डोंट नो आपको 3-4 रोटियों की भूख कैसे लग सकती है, एंड दैट इज़ ऑलरेडी अ लॉट। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक की ज़िंदगी, एक चीज़ है जिस पर मैं सबको जनरलाइज कर सकती हूँ, हर एक की ज़िंदगी गुजारने, सिवाय उन लोगों के जिनको गर्ड है, ज़ाब्ते हयात इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए। आपके नंबर ऑफ मील्स जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। हम समझते हैं कि हमें खाना खा के ताकत आती है, हमें ये नहीं पता कि हमें भूखे रह के ताकत मिलती है। स्पिरिचुअल ताकत भी भूखे रह के मिलती है, मेंटल ताकत भी भूखे रह के मिलती है, फिजिकल। हम इंसानी जिस्म जो है ना वो सर्वाइवल की फ़िलॉसफी पे बना है, उसको पसंद है थ्रेट के अगेंस्ट सर्वाइव करना। आप जितना कम खाएंगे, दिन में 1 या 2 मील्स लेंगे, आप उतने ही सेहतमंद होंगे। हमारे जिस्म को ये रोज़े की फ़िलॉसफी बड़ी ही पसंद है, और इसी अल्लाह ताला ने मुसलत कर दिया कि चलो कम से कम तुम लोग 1 महीना तो रखो ना साल में। बिकॉज जब आप फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, आपकी बॉडी जिस सूरत में चल जाती है उसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब है कि जिस्म अपने डैमेज्ड वॉर्न आउट सेल्स को खुद ही खारिज कर रहा है, खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, और नई प्रोटीन मशीनरी बना रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। कुदरत में फास्टिंग के अलावा कोई और फिनोमिना ये एक्टिवेट कर ही नहीं सकता खुद से। अब सोचें, एक इंसान जो पूरा साल फास्टिंग पे रहता है, देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, बट एक इंसान जो पूरा साल दिन में 16-18 घंटे मुंह खाने से बंद करके रखता है, उसकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी बॉडी की, उसकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा होगी, हर वक्त उसकी मशीनरी बेस्ट पार्ट्स में होगी, मेंटल एक्टिविटी आपकी इतनी बूस्ट होती है। आपके पास एक फैक्टर होता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो आपका अटेंशन, लर्निंग, फोकस, मेमोरी, ये सब कुछ इंक्रीज करता है। फास्टिंग बूस्ट दैट, डायरेक्टली आपके ब्रेन में वो बनाती है, आपके वाइट ब्लड सेल्स के लेवल ऊपर चले जाते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट? कम खाएं। और आई अगेन से, मुझे नहीं पता कौन लोग दिन में 3-4 रोटियां खा जाते हैं। हाउ कैन दे? वन शुड नॉट। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये मैं, क्योंकि हम कैंसर पे काम करते हैं, तो मैं कहीं आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि इससे तो अब वो जापानीज़ जो हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं, तो ये आया मतलब ये वाकई ये इट्स दैट इफेक्टिव? बिल्कुल उमर आफ्ताब साहब, मेरा ना PhD का माइनर सब्जेक्ट था सेल सिग्नलिंग, और उसमें सेल सिग्नलिंग में हमें काफ़ी सारा वो टास्क वगैरह मिला था, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स से कैंसर वगैरह के इनफैक्ट क्वेश्चंस भी हमें उसी पे आए थे। तो उसमें जो सारा डिटेल हमने पढ़ी थी, जो रिसर्च किया था, आपके पास जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कैंसर सेल्स जिस फिनोमिना से मल्टीप्लाई होते हैं ना, वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से बहुत मिलता है, उस साइकिल को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर सेल की उस ग्लाइकोलिसिस को रोक सकती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पाथवे है। ये मैंने अपने PhD के फर्स्ट ईयर में माइनर में पढ़ा भी हुआ है। इट कैन एक्ट, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है कैंसर का, मैं सबसे पहले उसकी फास्टिंग स्टार्ट करवा देती हूँ। इट स्टार्ट्स किलिंग फास्टिंग सेल्स, कैंसर सेल्स। और दूसरी चीज़, आपके पास उसी तरह इन सेल्स की प्रमोशन कौन करता है? शुगर।
रिफाइंड कार्ब्स। आपके जो कैंसर सेल हैं उनको मोहब्बत है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की साइकिल से, ग्लाइकोलिसिस से। आप जितना शुगर लेंगे, आप जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कैंसर सेल की मल्टीप्लिकेशन उतनी रैपिड होगी। और कौन सी चीज़ें आपके पास कैंसर सेल की मल्टीप्लिकेशन रैपिड कर सकती हैं? ऑल द स्मोक्ड फूड्स, ऑल द नाइट्रोसामीन्स। ये नाइट्रोसामीन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बारबेक्यू फूड्स में, ये प्रोसेस्ड फूड्स में, जितने भी डेली मीट्स, स्टेक्स वगैरह आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ये इन सारी चीज़ों में है। और कैंसर सेल की मल्टीप्लिकेशन किन केमिकल्स से हो सकती है? बिस्फेनॉल ए, BPA। बिस्फेनॉल ए आपके पास किस में स्प्रेड है? बिस्फेनॉल ए आपके पास प्लास्टिक में स्प्रेड है। ये अब इतना ज़्यादा मॉडर्न ट्रेंड आ गया, मेरे घर में एक भी नॉन स्टिक कुकिंग वेयर नहीं है, मैं नहीं रखती। आपके पास जितने नॉन स्टिक कुकिंग वेयर हैं सब में BPA लाइनिंग है, बिस्फेनॉल ए लाइनिंग है। आपके पास ये जितने माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स हैं, जो ये सारे खाने हैं, जब आपको पता है ये माइक्रोवेव वाला पॉपकॉर्न, मैंने शुरू में जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, शुरू में ही मैंने कैंसर के डाइट पे वीडियो की थी, और उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न और ये माइक्रोवेव फूड्स मत हीट किया करें। जब ये गर्म हो रहा होता है ना, तो इसके लिफाफे से BPA लीक करता है और वो खाने में जाता है। ये बिस्फेनॉल ए कैंसरस भी है और ये औरतों के हार्मोन्स भी चेंज करता है। PCOS की भी कॉज है ये भी अब यंग गर्ल्स में ये बढ़ती हुई इस वक्त बीमारी है, तो इसका भी न्यूट्रिशन और फूड्स के साथ ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है ही न्यूट्रिशन के साथ। अब आप देखें PCOS पे भी, और मैं चाहूँगी हम कभी ऑटिज्म पे भी बात करें। ऑटिज्म, ADHD, क्यों अब हर तीसरा चौथा बच्चा जो है उसको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसका स्पीच डिले है, उसको ऑटिज्म है। मेरा ऑफिस भरा हुआ है 24-25 साल की बच्चियों से जिनकी माएँ उनको ससुरालों से छुपा के लाती हैं बिकॉज शादी से पहले उनके पीरियड्स ठीक नहीं थे PCOS की वजह से, और अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। और हर लड़की का यही हाल है। और 16 साल की इतनी मोटी मोटी लड़कियाँ रात को बर्गर खा रही हैं, PCOS। हमारे वक्त में जब हमारी ये उम्र थी, हमारे पीरियड्स क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए हमारी जनरेशन की लड़कियों के? हमारी जनरेशन की जितनी लड़कियों की शादियाँ हैं, ऑल ऑफ देम, दे अनलेस एंड अनटिल दे डिड नॉट वांट टू, ऑल ऑफ देम गॉट प्रेग्नेंट वेरी इजीली। अब हार्डली आपको कोई ऐसा कपल मिलता है जो अपनी ख्वाहिश से पहले साल में कंसीव कर पाए, और वहाँ पे मोस्टली लड़कियों के हार्मोनल डिसऑर्डर्स की रीज़न होती है। ये ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है? ADHD क्यों बढ़ रहा है? ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? ये लड़कियों में इतना मोटापा क्यों आ रहा है? लड़कियों की इतनी दाढ़ियाँ क्यों आ रही हैं? आई एम सो सॉरी बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये ऑल ऑफ इट इज़ डाइट रिलेटेड, जंक रिलेटेड। मैं आपको जिस तरह बता रही थी कि हमारे टाइम में जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम अपनी प्यूबर्टी रीच कर रहे थे, तब जंक वॉज नॉट लाइक दैट। उसके 4-5 साल बाद वाले से जितनी जनरेशन है, हर लड़की मेरे पास जो आती है एंटर होती है और मुझे पता होता है कि PCOS की वजह से अंदर आई है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस जंक फूड। अच्छा, कि आपने अब इनफर्टिलिटी की बात की, तो ये भी इनफैक्ट मैंने आपसे बल्कि क्वेश्चन करना ही था कि ये अब यंग कपल्स में मेल फीमेल बोथ, अब मतलब ये इशू अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा हो रहा है, ये भी अब मतलब फूड रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। मर्दों की भी इनफर्टिलिटी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। द कल्प्रिट इज जीनोएस्ट्रोजन। जीनोएस्ट्रोजन आपके पास क्या होता है? डाइट रिलेटेड टॉक्सिक एस्ट्रोजन होता है। मर्दों और औरतों दोनों में मेल हार्मोन भी होता है और फीमेल हार्मोन भी होता है। अगर इसका इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? अभी जितना भी आप जंक फूड लेते हैं, अभी हम इंसुलिन पे बात कर रहे थे, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन सर्ज करता है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ करता है, औरत के जिस्म में ये फीमेल हार्मोन को कम कर देता है और मर्द के जिस्म में फीमेल हार्मोन को ज़्यादा कर देता है। मतलब जिसको जो चाहिए उससे वो छीन लेता है। जंक फूड जो है बेसिकली आपके पास इंसुलिन सर्ज। अब जब मर्द का टॉक्सिक एस्ट्रोजन और जीनो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, उसका एंड्रोजन नीचे जाएगा, तो वो फर्टाइल कैसे रहेगा? मोर ओवर मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपके पास एक एंजाइम होता है एरोमाटेज। एरोमाटेज आपके पास बनता है ब्रेस्ट में, ओवरी में, एड्रीनल ग्लैंड में और फैट सेल में। जिस इंसान के जिस्म में चर्बी का सेल जितना ज़्यादा होगा, उसका एरोमाटेज ज़्यादा होगा। एरोमाटेज करता क्या है? एरोमाटेज टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब कोई मर्द मोटा होगा तो उसका तो एरोमाटेज ज़्यादा होगा, उसका जो मेल हार्मोन है वो तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा। फर्टाइल कैसे होगा? सो यू नो, बायोकेमिस्ट्री इज सो डीप। और उसी तरह औरत में आपके पास एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, PCOS हो जाएगा, एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, फर्टाइल कैसे होगी वो? और फिर खुदा न खास्ता ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की तरफ निकल जाता है। PCOS से फिर लड़कियाँ ओवेरियन फेलियर की तरफ निकल जाती हैं। ग्लूकोफेज खाती रहती हैं, मेटफॉर्मिन खाती रहती हैं, लेकिन जंक फूड नहीं छोड़ती। अच्छा, ये मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जो वाइट शुगर है ये तो मतलब कैंसर प्रमोटिंग है, तो आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो आप भी ज़रा इसको थोड़ा सा ज़्यादा रीइटरेट करें कि ये कितनी नुकसानदेह है। शुगर आपके पास ब्रेन किलर भी है, बॉडी किलर भी है और इनफैक्ट लाइफ किलर भी है। देखिए, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, यानी वो बीमारियां जो छूत की नहीं है, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उनकी जड़ आपको पता है क्या है? सोजिश, इन्फ्लेमेशन। हमारी खानों का, हमारी इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा इन्फ्लेमेटरी एजेंट कौन है? सफ़ेद चीनी।
यानी जो सफ़ेद चीनी लेगा उसका यादाश्त भी ख़त्म हो जाएगी, उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको डायबिटीज़ भी हो सकता है, मोटापा तो हो गई, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। आपको पता है जो शुगर है वो आपके पास आपके नर्व्स की एबिलिटी छीन लेता है शाखें बनाने की। नर्व्स के जो कनेक्शंस होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। किसी भी इंसान का फोकस और मेमोरी उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी नर्व डेंड्राइट ज़्यादा छोड़ती है। शुगर स्ट्रिप कर लेता है आपकी नर्व से, ये एबिलिटी छीन लेता है। जो आपके पास ये अल्जाइमर्स बीमारी है, अल्जाइमर्स के 2-3 कॉज हैं और सबसे बड़ा कॉज आपके पास क्या है, दिमाग में एक एबनॉर्मल एमोइलॉइड प्लाक, एक एबनॉर्मल आप समझ लें एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होके उसी प्रोटीन का एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। आपको पता है शुगर इस फिनोमिना को, अल्जाइमर्स के इस फिनोमिना को सबसे तेज़ी से एक्सेलरेट करता है। और अगेन अगर आपको कभी कैंसर की टेंडेंसी होनी नहीं भी थी, आपकी फैमिली में ज़रा सी भी टेंडेंसी थी और आपका लाइफस्टाइल इस तरह का रहा है कि आपकी डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा रही है, वेजिटेबल ऑयल बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो किसी भी टाइम पे जाके वो आपके डीएनए में अगर वो जीन रिसेसिव बैठा हुआ था ना, कैंसर कॉजिंग, जो आपकी फैमिली से आया हुआ था, वो उसको म्यूटेट करके एक्टिव कर सकता है। और फिर अगर कैंसर सेल बन रहा है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। खुदा ना खास्ता अगर बिनाइन बनना था तो उसको मेलिग्नेंट कर सकता है। तो मैं तो शुगर के अगेंस्ट तो आई थिंक आई हैव बीन वोकल लाइक एनीथिंग ऑन मीडिया चैनल्स, ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनफॉर्चुनेटली वी कांट गेट रिड ऑफ दिस, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से इंडिविजुअल तौर पे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके साथ तो गुफ्तगू जो है, ये तो मेरे तो अपनी दिमाग में अब वो इतना कुछ चल रहा है कि पता कितनी मैसिवली हमें अपनी रूटीन में चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। और ये फिर मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल ये जो हुआ ना 20-25 साल में, कि वो दादी की बात या नानी की बात छोड़ के अब वो हम और चीज़ों पे आ गए, तो उसने पूरी हमारी ज़िंदगी जो है उसको ऊपर से नीचे कर दिया। अच्छा, और ये अब ये आज जो मतलब वेट लॉस, मतलब लोग जो है वो बहुत मतलब है वो फैशन में भी है, हर बंदा बात कर रहा है। अब कुछ उसके लिए डाइट के साथ है, कुछ जिम के साथ है, कोई वॉक के साथ है, कोई अब इसमें भी बहुत मिथ्स हैं। कोई कहता है जी वॉक आहिस्ता करो, कोई कहता है तेज़ करो, कोई कहता है जिम करो, कोई इतना करो ना करो। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? नॉर्मल एक वॉक इज़ फॉर एवरीबडी, जिम इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। एनीबडी जिसकी फैमिली में बोन्स वीक हैं, आर्थराइटिस है, ख़ास करके ख़वातीन, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो चाहें भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती। अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी, मैं ख़ासकर औरतों को एड्रेस कर रही हूँ, तो उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो अपना थॉरो चेकअप कराए बगैर, और पाकिस्तान में बिकॉज आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अपना थॉरो चेकअप कराए बगैर एग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ना जाएँ और अकेले से ना करें, किसी ट्रेनर के साथ करें। अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री इजाज़त देती है तो हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बड़ा एहसान आप अपने ऊपर कोई नहीं कर सकते। अगर मेडिकल हेल्थ इजाज़त देती है तो, अगर हड्डियां वीक नहीं हैं तो, आपको वज़न उठाने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से कोई फ्रैक्चर वगैरह का ख़तरा नहीं है, तो इससे खूबसूरत आदत आप अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकते। लेकिन जो सुबह की वॉक है ना, ये हर इंसान पे लाज़िम मलज़ूम है, इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप जब सुबह के टाइम वॉक करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। ये खूबसूरत तरीन फिनोमेना अपनी बॉडी में इंसुलिन और कॉर्टिसोल को रेगुलेट करने का। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की होती है कि सुबह 8 बजे के टाइम हमारा जो इंसुलिन और कॉर्टिसोल है वो ऊपर जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी और अवेयरनेस हार्मोन भी है। अल्लाह ताला चाहते हैं उस टाइम हम ज़्यादा अवेयर हों। उसको जो लोग सुबह के टाइम बाहर वॉक करते हैं, उसकी बड़ी खूबसूरत रेगुलेशन प्लांट्स की ऑक्सीजन से होती है। इसलिए जब उमर साहब मुझे अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं अगर हम शाम के टाइम कर लें, मैं कहती हूँ नहीं, शाम को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, चेंजेस द फिनोमेना इनसाइड द बॉडी। आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, हार्मोन्स पे डिफरेंट फ़र्क होगा, आप शाम को जाएंगे डिफरेंट फ़र्क होगा। मोर ओवर रात के टाइम अल्लाह ताला चाहता है आपकी बॉडी रेस्ट करे। जब आप वॉक करते हैं, आप बॉडी को मूव करते हैं, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स, जॉय हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि अलर्टनेस भी लाते हैं। रात के टाइम वी डू नॉट वांट दैट। और फिर जब आप सुबह वॉक करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपके बाल मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, लिम्फेटिक फ्लो अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हमें सुबह सुबह चाहिए। वॉक इज़ फॉर एवरीबडी। अच्छा, ये अगर मतलब कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है तो, या अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ नॉर्मल, तो उसमें कोई एक नॉर्मल ऐसी डाइट जिसको कॉन्शियस होना चाहिए कि जी ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें हैं? एब्सोल्युटली। मैं उन सारे लोगों को जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और जिम हिट करते हैं, प्लीज़ आप प्रोटीन पाउडर ज़रूर यूज़ किया करें। आप ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री प्रोटीन पाउडर्स का आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि नहीं, हम डाइट से अपना प्रोटीन पूरा, आप चाहे जितने भी अंडे, जितना भी गोश्त खा लें। जो लोग हाई इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं ना, जो वज़न उठाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको कंसनट्रेटेड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स चाहिए। BCAAs क्या होते हैं? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन। ये प्रोटीन के वो 3 जुज़्व हैं जो खासकर आपका मसल फाइबर बिल्ड करते हैं। आप बेशक डाइट बहुत अच्छी लेंगे, लेकिन जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपको इन तीनों का कंसनट्रेट लेने की ज़रूरत है।
प्री वर्कआउट भी पोस्ट वर्कआउट भी, अदर देन आपको हाई जो है प्रोटीन डाइट रखने के साथ साथ। फिर ये ख्याल रखा करें कि आपके जो प्री वर्कआउट मील्स हो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई ना हो, यानी वो इस तरह के ना हो कि शुगर एकदम ऊपर जाए, क्योंकि नॉर्मली जब शुगर एकदम ऊपर जाता है जिन खानों से एकदम नीचे भी आता है। मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए भी कुछ सेशंस करती रही हूँ, तो वहाँ पे जब मैं एथलीट्स को बताती थी, मैं उनको यही बताती थी कि 2 से 3 घंटे पहले ऐसा मील लें कि आपका ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, और बिल्कुल वर्कआउट से पहले एक ऐसा मील लें कि फ़ौरन ऊपर जाए टू मेक इट बैलेंस। आपने नोट किया होगा ये एथलीट्स वगैरह जब भाग रहे होते, रन कर रहे होते, भागते भागते या कोई प्रोटीन ड्रिंक लेंगे या केला खाते, आप अक्सर देखेंगे इनको टीवी में, बिकॉज केला शुगर एकदम ऊपर लेके जाता है। उस वक्त उनको स्प्रिंट के लिए एकदम एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इस तरह का खाना लेते हैं। लेकिन जब आपने वर्कआउट करना है, वर्जिश करनी है, कोई और मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉडकास्ट करना था आपके साथ 11 बजे, तो मैंने 9 बजे एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाश्ता किया, मैंने मल्टीग्रेन रोटी खाई, मैंने कबाब खाया, ताकि अब मेरे ब्लड में शुगर लेवल स्टडी रहे और मैं यहाँ बैठ के 1 घंटा बोल सकूँ। अच्छा, ये अब पानी, अब पानी के ऊपर भी बहुत, कोई कहता है अच्छा सुबह उठें तो 4 गिलास पिएँ, कोई कहता है दिन में बहुत इतने गिलास पिएँ, फिर कहीं पे पढ़ें तो वो कहते हैं नहीं वो मतलब पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो वो वाटर रिटेंशन है। फिर एक और चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो वो जो चाइनीज़ है कॉन्सेप्ट कि जी आप थोड़ा सा गर्म पानी पिएं, तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें बताएं कि क्या सही चीज़ क्या है। बिल्कुल, सुबह उठते ही चिल पानी पिएं, ठंडा बर्फ़ पिएं, दैट इंक्रीजेज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय 30%। लेकिन वो ठंडा चिल पानी फ्रिज का नहीं होना चाहिए। आपको पता है फ्रिज में पानी रखने से एक्चुअली हीट स्ट्रेस बढ़ता है पानी में। फ्रिज का जो हम पानी निकालते हैं वो जिस्म को ठंडी तासीर नहीं देता, वो जिस्म का हीट स्ट्रेस बढ़ाता है। मट्टी की हांडी में अपना पानी रखें और उसमें बर्फ़ रखें, और वो मट्टी की हांडी वाला पानी आप सुबह सुबह पिएं। उसके बाद पूरा दिन नीम गर्म पानी पिएं। और हाँ, पानी के दिन में 10 से 12 ग्लास होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हो तो वो वाकई वाटर रिटेंशन की तरफ क्या। उसके बाद अगर एक नॉर्मल बॉडी है तो क्या होगा, आप वॉशरूम जाएंगे बहुत बार और वो पानी निकल जाएगा, आपकी बॉडी तो उसको यूज़ नहीं करेगी। बट इतनी सारी बीमारियों का इलाज हाइड्रेशन से शुरू होता है, चाहे आप वेट लॉस की बात कर लें, चाहे आप गट की बात कर लें, चाहे आप थायराइड की बात कर लें, चाहे आप स्किन इश्यूज़ की बात कर लें, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, एडिक्वेट वाटर इनटेक से उसका इलाज स्टार्ट होता है। अच्छा, फिर ये जो हाइड्रेशन के लिए पानी के अलावा भी कोई ऐसा बहुत रिकमेंडेड बेवरेज है जो कि ज़रूर पीना चाहिए? एब्सोल्युटली, मैं छाछ रिकमेंड करती हूँ, बटर मिल्क, विच इज़ माय फेवरेट बेवरेज। मतलब इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाते हैं, यानी इसमें आपके पास पोटेशियम भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, इसमें आपके पास सोडियम भी आ जाता है। एक तरह से एक ORS हो गया ना आपका पूरा, कि आपको पानी भी मिल रहा है और आपको वो चीज़ भी मिल रही है। गर्मियों में सत्तू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उसका शुगर कॉन्टेंट आपके पास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी इंटेक आप बहुत ज़्यादा ना रखें। नारियल पानी हैज़ टू बी माई फेवरेट हाइड्रेशन ड्रिंक। मैं जब भी कहीं ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाऊँ, साल में 1-2 बार मैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़रूर जाती हूँ, और मैं दिन में 10-12 बार नारियल पानी पीती हूँ, द मोस्ट दैट आई कैन गेट आउट ऑफ इट। इतना ये एनरिचिंग है आपकी स्किन के लिए, इतना ज़्यादा अच्छा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल ऑफ इट इज़ फेल्ट। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि शरबत और जूसेस आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इवन के नेचुरल फ्रूट जूसेस भी मैं आपको बता दूँ, दे आर नथिंग बट कंसनट्रेटेड शुगर सिरप्स। आप नेचुरल फ्रूट को भी जब जूस निकालते हैं 3-4 का, तो आप यकीन करें आपने उनका फाइबर साइड पे कर दिया और आप 3-4 फलों का सिर्फ शुगर ले रहे हैं। कि जितने भी एड्स में आपको दिखाया जाता है कि जी बड़ा एक फैंसी सा ब्रेकफास्ट सीरियल लगा हुआ है, साथ फ्रूट जूस लगा हुआ है, दिस इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। नेचुरल फ्रूट जूसेस भी ना लिया करें, वो भी आपकी चीट मील में आता है। छाछ लें, नारियल पानी लें, नॉर्मल पानी लें। अच्छा, फिर एक इसके साथ जैसे अब आजकल तो अगर आप यंग बच्चों की बात करें तो वो तो पानी की जगह पे अब कोलाज ही पी रहे हैं, यानी फिजी ड्रिंक जो है, आई थिंक वो तो पानी को शायद रिप्लेस ही कर गया। तो अब इसका मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत हेल्थ के लिए नुकसानदेह, बल्कि WHO ने तो कहा है कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसरस भी हैं। तो ये कोलाज के ऊपर आप क्या लोगों को सजेस्ट करें? मैंने खास करके एनर्जी ड्रिंक्स पे कोई 2-2.5 साल पहले एक बड़ा डिटेल्ड उसकी बायोकेमिस्ट्री को मैंने डाइसेक्ट किया था। कुछ लोग चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स पे मैंने उसकी बहुत डिटेल में बायोकेमिस्ट्री बताई है कि उसमें कैंसर कॉजिंग भी है, उसमें एडिक्शन कॉजिंग भी है, और उसके साथ उसमें ब्रेन डैमेजिंग केमिकल्स भी हैं। वो नामों के साथ मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्योंकि इन ड्रिंक्स का एक खासा जो प्रोपोर्शन है वो कैफ़ीन होता है, तो कैफ़ीन तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। कैफ़ीन आपको हाइड्रेट तो नहीं करता, आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। और जब भी आप ऐसी चीज़ें लेते हैं जो आपके दिमाग के सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर्स को जाके छेड़ती हैं, यानी वो रिसेप्टर्स जिनको नॉर्मली एक्टिव नहीं होना चाहिए, जैसे आपने शुगर ले ली है, आपने कोई चीज़ ले ली है जो आपको हाई दे, तो आपका दिमाग इनकार कर देता है उस एक्टिवेशन के बगैर आइंदा परफॉर्म करने से। जैसे एक ड्रग नहीं होती,
उस हाई के लिए फिर इंसान वही लेता है। अब आपका दिमाग कहेगा कि मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी तो ही मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा। जैसे एक ज़िद्दी बच्चे को माँ बाप हर वक्त तोहफे देते हैं तो वो ये कहेगा कि मुझे ये मिलेगा तो ही मैं आपकी बात मानूंगा। तो आप अपने दिमाग को वो ज़िद्दी बच्चा ना बनाएं, क्योंकि जिस तरह ज़िद्दी बच्चे की बर्बादी है उसी तरह आपकी सेहत की बर्बादी है। अच्छा, ये कैफीन, अब अगेन आपकी बात है तो मुझे लग रहा है कि तो जी बिल्कुल। कैफीन जो है वो चाहे अब हमारी जिंदगी में इस तरह का पार्ट हो गया है कि वो मतलब है वो निकलता है तो मतलब बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते Absolutely. हैं। फिर कहीं पे वो कहते हैं जी कि आप कॉफी पे आजकल बहुत वो हो रही है बात कि जी कॉफी जो है वो तो बड़ी फायदेमंद, ब्लैक कॉफी अच्छी है, सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं कि जी कॉफी जो है वो फायदेमंद है। तो ये कैफीन यूज जो है इसका भी थोड़ा सा आप हमें इसकी मिथ कुछ ब्रेक करें ना कि क्या है इसके ऊपर। ब्लैक कॉफ़ी मैं खुद भी बहुत शौक से पीती हूँ, बल्कि भी यहाँ से उठ के मैं पहले ब्लैक कॉफ़ी लूँगी फिर ही मैं अपने क्लिनिक जाऊँगी। अप टू 75 मिलीग्राम्स अ डे, इट्स एब्सोल्युटली कूल। यानी आपके पास 2 कप आप दिन के कह लें, इट्स एब्सोल्युटली कूल। उसमें आप ध्यान ये रखें कि आप कॉफ़ी में दूध को मिक्स ना करें। आपकी कॉफ़ी पे अच्छे व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कॉफ़ी में ऐसे बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करते हैं, आपकी मेमोरी वाकई में बूस्ट करते हैं। अगर आप उसमें दूध डालेंगे, जो दूध का प्रोटीन केजीन है, वो दूध का प्रोटीन जो होता है वो केजीन होता है, वो जाके इन न्यूट्रिएंट्स के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा कि वो इनको इसका एक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा। बात मैं चाय कॉफ़ी के अगेंस्ट ही करी। चाय कॉफ़ी हम जिस तरह कंज्यूम करते हैं ना, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग चीनी डाल, अब हम जो कैपेचिनो है, जो लाटे है, जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है, अब उसमें क्या होता है, इतना इतना तो शुगर ऐड होता है, इतना इतना उसमें दूध ऐड होता है, दूध की इतनी झाग होती है, वो कहाँ से कॉफ़ी रह गई? इफ़ इट इज़ नॉट ब्लैक कॉफ़ी एंड इफ़ इट इज़ नॉट ब्लैक टी, तो आप जो भी ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। जितनी भी चाय और कॉफ़ी की आप तारीफ़ें सुन रहे हैं, वो आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी की तारीफ़ें सुन रहे हैं, एंड दैट टू ओनली अप टू 75 मिलीग्राम्स अ डे। सो आई लव ब्लैक कॉफ़ी, आई टेक इट डेली। और फिर चाहे ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी भी हो, कोशिश करें कि अपने रेस्टिंग आवर्स के करीब ना लें आप, बिकॉज ऑफकोर्स वो आपकी अलर्टनेस को इंक्रीज़ करता है। अदर देन दैट, जिन लोगों को हीट स्ट्रेस होता है और जिन लोगों को गर्ड और एसिडिटी होती है, उनके लिए तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अच्छा, जो सॉल्ट है, अब ये सॉल्ट भी एक तरफ कहते हैं कि ये तो वाइट पॉइजन ही है। फिर सॉल्ट ना भी लें तो उसके भी फिर इश्यूज हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और फिर बहुत सारी चीज़ों पे। फिर ये कि सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, तो इस पे भी थोड़ा सा आप हमें ज़रा बताएं कि क्या बेहतर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एवरीबडी शुड कंज्यूम पिंक सॉल्ट। वो लोग जो अपने हार्मोन लेवल्स अच्छा करना चाहते हैं और थायराइड अच्छा करना चाहते हैं, दे शुड कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट। मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं ना, जिनको पीसीओएस होता है, गंजपन होता है, एक्नी होती है, उनको मैं आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि आयोडीन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करता है आपका फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन जो है उसको बैलेंस करने की। सो आयोडाइज सॉल्ट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव थायराइड इशूज, इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट टू बूस्ट देयर हार्मोन्स, इट इज़ वेरी गुड अदरवाइज एज वेल। अदरवाइज पिंक सॉल्ट इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी, हैज़ अ लॉट मोर फ्लेवोनॉइड्स। और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि अपनी डाइट से आप सॉल्ट बिल्कुल निकाल दें, बिकॉज अगर आप सॉल्ट निकाल देंगे आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, जो कि बॉडी में लो सॉल्ट कंडीशन को कहते हैं, और उसकी बड़ी डेंजरस इंप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। सॉल्ट की जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है दिन की, दैट इज़ अराउंड 2300 मिलीग्राम पर डे। ये जो आप जीएमओ फूड्स लेते हैं और आप चाइनीज़ लेते हैं, आपको पता है 1 टेबल स्पून सोया सॉस में ही तकरीबन 2000 मिलीग्राम सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट के मैं अगेंस्ट हूँ। अब आप जितने भी खाने ले रहे हैं उनमें अपना भी सॉल्ट है। अगर उसमें आप चाइनीज़ फूड ले रहे हैं जिसके 1 टेबलस्पून सोया सॉस में 2000 मिलीग्राम सॉल्ट है, तो एक टाइम बैठ के आपने कितना सॉल्ट खा लिया? एक नूडल की सर्विंग में 1600 से 1800 मिलीग्राम सॉल्ट है, आपने एक टाइम बैठ के कितना सॉल्ट खा लिया? तो ये जितने भी आर्टिफिशियल सॉसेज हैं, जितने भी नूडल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट के खाने, ये जितने भी चिकन क्यूब्स वगैरह हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एडिड सॉल्ट होता है। ये वाला सॉल्ट ना लें। अदरवाइज अप टू 2300 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। और अगर आप नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, खानों के अपने भी सॉल्ट होते हैं, तो नॉर्मली उस से ऊपर नहीं जाता। आई वुड नेवर से इट टू एनीबडी कि अपने खाने में नमक डालना छोड़ दें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चाइनीज़ और जंक फूड अगर आप डेली खाएंगे, आप हाइपरनेट्रीमिया में चले जाएंगे, सॉल्ट ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ये जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को शुगर होता है, उनको बहुत क्रेविंग होती है, तो वो फिर क्या करें फिर मतलब इसके लिए? क्योंकि फिर मतलब अब बीमार भी हैं, शुगर भी है, बट उनको फिर क्रेविंग भी बहुत हो रही है। इसका बड़ा हौसले वाला और स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। और मैं नॉर्मली यही कहती हूँ कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो क्रेविंग को क्या चीज़ काटती है? क्रेविंग को ये चीज़ काटती है कि आप क्रेविंग बर्दाश्त करें। नॉर्मली ऐसे लोगों को 15-20 दिन लगते हैं मेरे पास मेटाबॉलिक एडाप्टेशन में, यानी उनको उस फेज से गुजरना पड़ता है जब वो अपना शुगर छोड़ें, उनका मूड भी ख़राब हो रहा है, उनके आधे सर में भी दर्द हो रही है,
और उस एक तपस्या से ना, उस एक पीरियड से गुजरना पड़ता है, उससे गुजरे बगैर कोई रास्ता नहीं है उस क्रेविंग को मारने का. वंस यू हैव डन दैट चिल्ला ऑफ 15-20 days, देन यू आर गुड टू गो. शुगर की एक बार बॉडी से आदत छूट जाए ना तो वो भी अच्छी ही छूट जाती है. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत हो गई है इस चीज़ की तो ऑफकोर्स उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी करने में. अगेन कमिंग बैक टू पीपल हु आर डायबिटिक्स, बिकॉज उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी मॉनिटर करने पड़ते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस आई गेट, क्या वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे है पेशेंट, क्या वो पेशेंट इंसुलिन पे है, क्या वो पेशेंट डाइट कंट्रोल पे है, उस पेशेंट की अपनी इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस कैसी हैं, हर पेशेंट की अपनी होती है ना. उतना ही सख्ती से मैं खींचती हूँ या उतना ही लीनियंट मैं रखती हूँ. इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. आखिर में एक तो ये आपकी साथ बात में तो ये पता ही नहीं लगा कि इतनी तेज़ी से इतना सारा टाइम और वो सवाल इतने सारे जो हैं बीच में. तो कोई और ऐसी चीज़, एक तो ये कि कोई और आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हमें एज अ सोसाइटी आज के दिन बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है अपनी डाइट और वेलबींग के लिए? बाजार का खाना खाना छोड़ दें. बहुत एक सिंपल सी टिप है ना, एज सिंपल एज दैट. ट्राई टू ईट गॉड मेड फूड एंड नॉट मैन मेड फूड. ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी. आपने सोचना है कि मैं अपने दिन में 80% अल्लाह ताला का बना हुआ खाना खाऊं, आप बीमार नहीं होंगे. एंड नॉट मैन मेड फूड. यस. ग्रेट टू टॉक टू यू. और बहुत ही आपने ऐसी बातें कही जो मेरा ख्याल है कि अगर हम इनमें से शायद आधी चीज़ों पे भी हमारे देखने वाले सुनने वाले अगर इस पे अमल कर लें तो हम मतलब बहुत सारी बीमारियों से अपनी फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग और हमारी आने वाली जनरेशंस की वेलबींग जो है इसके ऊपर है. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम जी. थैंक यू सो मच.